मैं धर्मेंद्र सर आपको अपने मैथ पर विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आप लोग अच्छे से मैथ पढ़िए और घर पर रहिए और अपने मैथ में इम्प्रूवमेंट कीजिए। क्योंकि मैं बच्चों को लगातार देखता हूं कि वो छोटी भी सवालों को करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि सवालें शायद एग्जाम में नहीं हो सकती, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इन क्वेश्चनों को हल करना बहुत ही आसान होता है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है। वैसे मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और लेकिन मैं लगातार ऑफलाइन पढ़ाया हूँ। और आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छी तरह से कुछ नए चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये हम लोग देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 47.7 रुपये की छूट देने के बावजूद कोई व्यक्ति 31.25% का लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ये छूट न देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता यदि वस्तु का क्रय मूल्य 954 रुपये है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले जब देखते हैं कि हाँ इसमें इतनी छूट थी, पहले इसका छूट को इसको हटाते हैं, एमपी निकालते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। और ये क्वेश्चन तो अगर वो हल करेंगे तो हल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन से भरा हुआ है कि इसको हल करना ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, जानते हो आपकी एसएससी का पैटर्न लगातार मतलब बढ़ रहा है और ऐसे क्वेश्चनों को हल करना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। इसलिए आपको नई चीज़ें सीखना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप कहोगे कि अगर यहाँ पर जो ये बेच रहा है व्यक्ति, अगर ये 47.7 रुपये की जो छूट दे रहा है, अगर ये छूट ना देता तो आप कहोगे कि सर जी इसको इतना लाभ और हो जाता। तो आप कहोगे पहले कितने का लाभ हो रहा था, तो आप कहोगे जी पहले 31.25% का लाभ हो रहा था। अब 31.25% तो पहले का लाभ था, लेकिन अब आपको इतना लाभ और हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कुल लाभ। बहुत ध्यान से समझेंगे। कुल लाभ बराबर, आप कहोगे पहले इतना तो होता ही था, तो इससे कोई हमको मतलब है नहीं, इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे सीधे लिख लिया। आगे देखेंगे, कहोगे इतने का लाभ और हो जाता है। चूंकि अब जो है दुकानदार ये छूट नहीं दे रहा है, ये छूट नहीं देगा तो इस पर भी लाभ होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 47.7 बटे में इसकी सीपी क्या है, तो आप कहोगे 954। आप जानते हो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। आप दशमलव से यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी ये 20 होगा, ठीक है ना। और 20 इसको काट देंगे तो 20 पंचे 100, यानी 5% इसका माना जाएगा। अगर इसको मैं जोड़ दूंगा 31 और प्लस 5 बराबर 36.25%। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा करने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको इंश्योर कराता हूं कि आप लोग निश्चित तौर पर बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आराम से ही कर लोगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक शंकु की त्रिज्या में 12.5% बढ़ जाती है, जबकि शंकु का वक्र पृष्ठ में 14.28% की वृद्धि हो जाती है। यदि शंकु की ऊंचाई में 1.5% की वृद्धि हुई है तो शंकु की नई ऊंचाई बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों को करने में क्या होता है, थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो सोचते हैं ऐसे कैसे ये क्वेश्चन हल होगा, इधर दिया है परसेंटेज में, इधर दिया परसेंटेज में, ये दिया है मतलब कि मान में इसका वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे जिसका आपको फ्रैक्शन मान नहीं पता हुआ है। जैसे यहाँ पर 15.1.5 है, इसका मान अगर नहीं पता है आपको तो इसको आप अपने आप से रेशियो में लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको यह पता होना चाहिए जैसे एरिया किसी का भी रहे, एरिया बराबर आप जानते हो क्या होता है, तो आपको लेंथ होती है उसकी और इंटू में ब्रेड्थ होती है, तो यानी लंबाई और चौड़ाई पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे इसमें क्या दिया गया शंकु, तो शंकु की का जो वक्रपृष्ठ है, शंकु का जो वक्रपृष्ठ है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या करना है कि एरिया में इसके देखेंगे कितने वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे 14.28%। तो 14.28% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो जो बच्चा पढ़ा हुआ वो जानता है इसका मान होता है 1/7 होता है। आगे देखेंगे त्रिज्या में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, त्रिज्या में जो वृद्धि हुई है वो कितना हुआ 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8। अब आप देखेंगे यहाँ पर एरिया क्या बढ़ रहा है, तो कहोगे 7 से 8 हो रहा है, यहाँ पर 7 है 8 हो गया, यहाँ पर मतलब ये पहले वाला है ये बाद वाला है। आगे देखेंगे त्रिज्या क्या बढ़ रहा है, 8 से 9 हो जाएगा, 8 से
9। आप कहोगे हाइट का हमको नहीं पता है, यही हमको बताना है कि कितना है, तो h1/h2 मैंने लिख दिया। अब आप आगे अगर देखेंगे मैं यही चीज लिख सकता हूँ, h1/h2 बराबर, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 7 63। नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ, h1/h2 बराबर 9 7 63/8 64। अब आप देखोगे कि इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे जी 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। इसका मान आपकी इसमें क्या दिया गया 1.5, एक का मान है 1.5, तो आपको 64 का मान बताना है। तो आप देखेंगे आपको इसमें आपको गुणा नहीं करने लगना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। कहोगे 64 के 1 से गुणा करेंगे 64 होगा, और 64 का 0.5 यानी आधा है, तो 64 का आधा कितना होगा 32। 32 64 आप अगर जोड़ देंगे, कहोगे 30 है वो 60 है, तो हो जाएगा 90, और 4 2 कितना हो जाएगा 96। तो आपको साथ में मेरे कैलकुलेशन भी सीखना है ताकि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सको। तो कितना आ गया यहाँ पर 96, तो 96 सेंटीमीटर आंसर। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, आगे क्वेश्चनों का हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग ये जो क्वेश्चन है ये चाल समय का है। चाल समय का क्वेश्चन बच्चे करने में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए वो लोग क्या काम करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें सापेक्षिक चाल के लिए पीछे पड़े रहते हैं। जो कि ये क्वेश्चन है इसको आप सापेक्षिक चाल से नहीं लगा सकते हो। अगर आप लगा सकते हो तो आप लगाने का घर पर प्रयास कीजिएगा और लगा कर देखना क्या ये आता है। जबकि मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप ऐसे नहीं, इससे कई गुना ज्यादा कठिन प्रश्न को भी आप उस मेथड से आप कर सकते हो, जिसको आप बोलते हो रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड कैसे आपको प्रयोग करना है ये भी आपको आना चाहिए। काफी बच्चे रेशियो मेथड का अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो बनते हैं चाल समय को, 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, 3 प्रकार से बनते हैं। आपको तीनों प्रकार की नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। किसी में क्या कर देता है डिस्टेंस, और किसी में क्या करता है टाइम, और किसी में क्या करता है स्पीड। इसमें से किसी एक को क्या कर देता है कांस्टेंट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से आप समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक चोर 400 मीटर दूर पुलिस को देखकर भागता है, तुरंत पुलिस उसका पीछा करता है। चोर 48.8 मीटर की दूरी 17 सेकंड में तय करता है, जबकि पुलिस 48.8 मीटर की दूरी तय करने में 13 सेकंड लेता है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी दूरी तय करनी होगी। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर है थीप, और इनके बीच की दूरी कितनी है दिया है 400 मीटर। थीप इधर भागता है, तुरंत पुलिस भी इसका पीछा करेगा, क्योंकि कभी भी थीप पुलिस को तो भागेगा नहीं। आगे कहीं पर पहुंचे, यहाँ पर मान लीजिए थीप पहुंचा और पुलिस फिर यहाँ पर जाकर इसको यहीं पर पकड़ लिया। आप यहाँ पर यह देखेंगे क्या चीज है जो बदली नहीं है, इसमें से टाइम है, क्या चीज है जो सेम है। तो आप कहोगे जी टाइम, क्योंकि जिस समय यहां से थीप भागना शुरू किया था उसी समय यहां पर पुलिस भागना शुरू किए थे, और जब चोर पकड़ा गया तभी तक पुलिस मतलब कि दौड़ा था, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप, तो इसका मतलब इसमें क्या है टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो आप इसको आराम से देखेंगे क्या कैसे आप लगाएंगे। जैसे इसमें क्या है S1/S2 बराबर टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम से टाइम में क्या कट जाएगा, तो आप कहोगे S1/S2 का जो रेशियो आया वो क्या आया D1/D2, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा वो दूरी के रेशियो क्या होगा बराबर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पीड का रेशियो आप यहां से निकाल सकते हैं, तो D1/D2 बराबर, यहाँ पर स्पीड देखेंगे तो आप कहोगे, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर चोर की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे 48.8 मीटर है, 48.8 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है 13 सेकेंड। आगे देखेंगे 48.8 मीटर की दूरी चोर 17 सेकेंड ले रहा है, सॉरी, और पुलिस ले रहा है 13 सेकेंड। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा इसका रेशियो, ये 13 बटे में है, ऊपर चला जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, 13/17, यानी इनकी दूरियों का रेशियो कितना आ गया 13/17। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर दूरी ज्यादा चली हुई है पुलिस के द्वारा वो कितना चला हुआ है 4, और 4 का ही मान आपको कितना दिया है 400। काट देंगे, एक का मान कितना आया 100। तो यहाँ पर आपसे पूछा है
पुलिस का कितनी है 17, 17 का मान कितना हो जाएगा 1700, तो 1700 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है क्या, एक व्यक्ति की मासिक आय तथा व्यय क्रमशः 25,000 रुपए तथा 22,000 रुपए है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि इसको छोटा कर लेना चाहिए, इसका रेशियो निकाल लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक बात ये कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत प्लस बचत। व्यक्ति की जो आय होती है उसका कुछ भाग खर्च हो जाता है और जो भाग बच जाता है उसी को क्या हम बोलते हैं, बचत बोलते हैं। तो इसको देखेंगे तो पहले आय और व्यय अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे, आय को हम एक्सपेंडिचर आय को हम बोलते हैं इनकम और व्यय को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो इसका रेशियो अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे 25,000 और रेशियो में ये 225 फिर 00। आप देखेंगे अगर इसको हम काटेंगे तो 20 हम नहीं काटने वाले हैं, क्योंकि ताकि हमको थोड़ा आसानी रहे। और काटना हो तो आप काट भी सकते हैं, 25 से काट दिए, ये 10 हो गया, इसको 25 से काट 25 9 ये 225, तो आप कहोगे 10:9 है। अगर इसको मैं 100 बना दूं तो थोड़ा और आसान रहेगा करने में क्वेश्चन हमको, और नहीं बनाओगे तब भी हो जाएगा। तो आप कहोगे अगर आय इसकी 100 है तो व्यय कितना है 90, तो बचत कितनी होगी, तो 100 में से 90 अगर इन्होंने व्यय कर दिया तो आप कहोगे बचत इसकी 10। अब इसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, आय में 20% की वृद्धि, तो 100 में 20% की वृद्धि मतलब कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे +20 की वृद्धि हुई। आगे देखेंगे कह रहा है क्या, 18% की खर्च में वृद्धि, तो खर्च कितना है 90, तो 90 का 18% आप निकालेंगे तो कहोगे 18 9 ये 162, 162 का मतलब हो जाएगा कितना 16.2। आगे देखेंगे आप, इसमें से इसको आप घटा दोगे, क्योंकि ओवरऑल इसका योग इसके बराबर होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 16.2 है, यहाँ पर 20 है। अगर इसको यहाँ पर घटा दें तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ पर हो जाएगा 3.8, कितना आ जाएगा 3.8। आगे देखेंगे कि इसका ये कितना परसेंट है 3.8, तो 3.8 बटे 10 गुणे में 100, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो आ जाए कितना 38%। आप देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चनों को आपको हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद एक सवाल मैं और बताऊंगा और उसको आप लोग हल करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को करने में फिर भी आप लोग कुछ टाइम जरूर लेते होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि आप इसको विदिन सेकेंड में कर लोगे। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया, अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम की हो तो चीनी की मासिक खपत में हुई कमी बताओ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक बात ये पता होनी चाहिए कि आपका जो खर्च होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप कहोगे खर्च जो निर्भर होता है वो निर्भर होता है मात्रा, मूल्य गुणे मात्रा पर। आप कहोगे अगर मात्रा बढ़ेगी तब भी आपका खर्च बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ेगा तब भी आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें जो जो वृद्धि हो रहा है वो आप कर दीजिए, जिसकी नहीं हो रही है उसको आप मैंने बताया था आप उसको डायरेक्ट वैसे रेशियो में लिख देना। तो आप कहोगे खर्च आप देखेंगे कितनी इसकी वृद्धि हो रही है, आप देखेंगे मूल्य गुणे मात्रा है, तो आप देखेंगे पहले मूल्य में इसकी कितनी वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या दिया गया है, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि, यानी मूल्य जो है वो कितने प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 53, यानी मूल्य अगर पहले था 100 तो अब 53 बढ़ गया, होगा कितना 153। मात्रा में हमको नहीं पता हुआ है, क्योंकि मात्रा हमको ये पता है कि पहले की मात्रा ये है, मात्रा नहीं पता है तो मात्रा को मैंने कंजम्पशन को डायरेक्ट मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। आप कुछ भी रेशियो के रूप में डिनोट कर सकते हो,
मैंने यहाँ पर कंजप्शन को C1:C2 कर दिया। आगे देखेंगे आप, तो इसका खर्च क्या हो जा रहा है, खर्च में 19% अधिक, यानी पहले अगर खर्च 100 था तो अब हो गया कितना, 119। आप देखेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा, 17 के 7 119 और 17 9 153। तो आगे हो क्या जाएगा, C1/C2 बराबर हो जाएगा 9/7। यानी अगर पहले खर्च 9 हुआ था तो अब हो रहा है 7। आपसे पूछ रहा है कितना खर्च कम हुआ, तो खर्च कितना कम हुआ, 2। आपको कौन सा खर्च पता है, सॉरी खर्च नहीं, खपत। आपको कौन सा खपत पता है, तो आप बताएंगे कि 38.7 किलोग्राम की खपत पहले उसने की थी, यानी 9 का मान क्या है, तो आपको 38.7 यही है। काट देंगे इसको, 9 चौको 36 और 9 त्रिक 27 यानी 4.3। तो यहाँ पर 2 का मान कितना हो जाएगा, 43 के 2 86, 8.6 किलोग्राम। यानी पहले की जो खपत थी वो थी कितना, 38.7, और खपत में जो कमी हुई है वो 8.6 किलोग्राम। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल में से जुड़े रहिए, और आपको जो भी कुछ पढ़ना हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं वही चीज़ शुरू करूँगा, वही टॉपिक शुरू करूँगा। जिस टॉपिक पर ज़्यादा हमको कमेंट मिलेंगे वही टॉपिक मैं शुरू करूँगा। वैसे मैं रैंडमली सोच रहा था कि पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट बोले नहीं सर आप पेपर मत हल कराइए, नहीं तो मैं तो पेपर हल करने के प्लान में था। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए।